हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने बात करेंगे आज पुराने पेपर जो है उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने पहले प्रश्न किए होंगे, लेकिन अब जो प्रश्न करेंगे वो अपने 360 डिग्री विश्लेषण वाले प्रश्न करेंगे। अपने 360 डिग्री विश्लेषण के PYQs हल करेंगे। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में, पीछे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी बहुत काम आए थे। अब भी आपके जस्ट थोड़े दिन बाद में एग्जाम है, तो उस एग्जाम में भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने इनका पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कई दिनों से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं क्लासेस ले रहा था, काव्य शास्त्र की क्लास ले रहा था, इसके अलावा बीए के पार्ट की हिंदी साहित्य की क्लास ले रहा था। तो क्लास से अपलोड की साथ साथ में बच्चों की डिमांड थी कि सर पीवाईक्यू लेके आओ, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, अभी सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरर का, तो सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो वाले प्रश्न आज अपने दोबारा शुरू कर दिए क्लास। सभी का स्वागत है। तो अपने शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत देखो, इनमें से किस विकल्प में कोई भी वर्ण घोष नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। कोई भी वर्ण घोष नहीं है। तो अब जैसे घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन। इसके अलावा ये रे लेवे है। इसके अलावा सभी के सभी स्वर होते हैं वो इसके अलावा सभी के सभी स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या होते हैं? तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, ये रे लेवे है और सभी के सभी स्वर होते हैं, ये घोषवर्ण होते हैं। तो ये तो स्वर है। ये भी च छ जय, ये भी स्वर है। च छ जय जय, ये भी स्वर है। वो सॉरी, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है, तो ये तो सभी के सभी घोष है। ग, ये तीसरा आ गया। तय, ये अघोष है, लेकिन ड ये वापस घोष आ गया, तो ये भी सारे के सारे नहीं है। कह तय पे, देख लो, पहला पहला पहला, तो ये तो क्या आ गए? ये तो अघोष आ गए। तो यहाँ उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? यही वाला उत्तर हो जाएगा। चलो बाद वाला भी देख लेते हैं। ये देखो, ये स्वर, सभी के सभी स्वर घोष होते हैं, तो ये घोष आ गया। च ए घोष भले ही है, लेकिन ये द आ गया। तय थे द तीसरा व्यंजन आ गया, तो ये भी, ये घोष वर्ण आ गया, ये अघोष वर्ण है। तो इसमें सभी व्यंजन जो, सभी जो वर्ण है वो घोष नहीं है, तो वो कौन सा उत्तर हो जाएगा? वो 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में पूरा 360 डिग्री विश्लेषण कर दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न जब भी आप फ्री हो, तो फ्री में आप पढ़ सकते हो। जब भी आप फ्री हो जाओ, तो फ्री टाइम में आप इसको पढ़ सकते हो जी। हाँ जी। अब ने जो दूसरा प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण है वो तालव्य है? अब सभी वर्ण तालव्य है, सभी वर्ण तालव्य है, तो तालव्य क्या होते हैं? तालव्य होते हैं, मैं बता दूं, ई, इसके अलावा च वर्ण वाली ध्वनि, इसके अलावा सहसलजम तालव्य होता है। ठीक है, इसके अलावा सहसलजम तालव्य होता है। देखो, इसमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य है? ई है, जय है और सहसलजम है। ई है, जय और सहसलजम है, ये तीनों के तीनों यही तालव्य हो गए। ये जो ऊ है ये ओष्ठ्य है, ये दोनों के दोनों कंठ्य है। ये तय दंते है, ये भी दंते है, ये तालव्य आ गया यहाँ। ये ई है, ये तालव्य आ गया, लेकिन ये ओष्ठ्य आ गया और ये भी ओष्ठ्य आ गया। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ये 1 नंबर उत्तर होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तो सरल ही है। ठीक है, तालव्य विवरण कौन कौन से होते हैं? तो तालव्य विवरण कौन कौन से होते हैं? च छ ज ज, ये श, और इसके अलावा ई जो ध्वनि होती है वो तालव्य होती है। ठीक है, यहाँ ये भी आता है, ये भी तालव्य होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने जो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वो प्रश्न है तीसरा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर एक ही होगा। तीसरा जो प्रश्न है, इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? तो ओष्ठ्य के लिए क्या करना है कि आपको
स्वर कौन से, वो भी तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उ ई ओष्ठ्य हो जाएगा, ये ओष्ठ्य होते हैं। अगर ये बताऊं तो ये दंते तालव्य होते हैं, ये कंठे होते हैं। यहां ये तो कंठे आ गया और ये तालव्य आ गया। तो पेपर में पूछा है कौन से स्वर है जो ओष्ठ्य है, तो कौन से स्वर ओष्ठ्य है, तो उ वाले स्वर है ये ओष्ठ्य स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। देखो ये पेपर है, ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें से जो प्रश्न है आपके बता दूं कि किस किस के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए, इसके अलावा थर्ड ग्रेड के लिए, इसके अलावा राजस्थान एसआई के लिए, इतने पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीट करवा रहा हूं मैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? संघर्षी वर्ण हम देखो, क और ग, तैथ है, श, श और एक है पैफ है। इसको यहीं लिख देता हूं, पैफ है। इसमें से कौन से वर्ण है जो संघर्षी वर्ण है? तो संघर्षी वर्ण याद रख लेना। संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं? संघर्षी वर्ण वो होते हैं, मतलब श श श है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, या फिर इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है और इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ये जो क्या होते हैं, ये क से लेकर मैं तक सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क से लेकर मैं तक सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन है। छ छ ज ज ये श है ना, ये स्पर्श संघर्षी है, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। च छ ज ज ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, ये बाकी सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन है। और ये ना, ये तीनों के तीनों ये स्पर्शी व्यंजन है भाई, ये तीनों के तीनों स्पर्शी व्यंजन है, महत्वपूर्ण है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? अब तत्सम शब्द आ जाए ना, तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं। संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाने वाले शब्द कौन से होते हैं? तो वो तत्सम शब्द होते हैं। अब देखो, मुख है, बाहु है और चिबुक है, ये तीनों के तीनों ही तत्सम शब्द है भाई। मुख मुंह, बाहु भुजा, चिबुक ठोडी, तो ये तीनों के तीनों शब्द क्या है? तो तीनों के तीनों शब्द सॉरी, तो तीनों के तीनों शब्द है वो तत्सम शब्द है। महत्वपूर्ण कर लेना। बाकी सारे के सारे, जैसे बाहु है, ये तत्सम शब्द आ गया। ठीक है, अक्षि, ये जीवा, ये तत्सम, हस्त ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और बाकी ये हस्त है तत्सम, ये बाहु शब्द तत्सम है। बाकी सारे के सारे तद्भव शब्द है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर भी याद कर लेना, इसको महत्वपूर्ण याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। ठीक है ना, तत्सम शब्द कौन सा है? तो मुख, बाहु और चिबुक है। मुख, बाहु और चिबुक शब्द। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? मकान, किवाड़, मकान, किवाड़, रेवड़ी, डंडा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताओ भी कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें रेवड़ी शब्द, सॉरी, देशज शब्द रेवड़ी है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार जिनको बनाया गया है। यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार जिनको बनाया गया, वे शब्द कौन से होते हैं? वे तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार जिनको बनाया जाता है, अपनी सुविधा अनुसार जिनको गढ़ा जाता है, वे कौन से शब्द होते हैं? वे तत्सम शब्द होते हैं। ये महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है ना, इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें रेवड़ी उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये मैं इस वजह से भी करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ ही जाएंगे भी। रिपीट होते हैं पेपर में प्रश्न, पेपर में प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव वो होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत से थोड़ा रूप परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द, वो कौन से होते हैं? तो वो तद्भव होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ग्रहण किए गए हैं? हिंदी में ग्रहण किए, ग्रीवा, गीध है, चर्म चंद्रिका है, सिंगार, क्षण आ गया, लेकिन ये क्षण आ गया, हरक और छीन, ये चौथा ऑप्शन है ना।
ये चौथा ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों तद्भव शब्द है। बाकी श्रृंगार, श्रृंगार, क्षण तो आ गया, लेकिन श्रृंगार है ना, श्रृंगार का तद्भव रूप, ये क्षण है। छिन, ये जो छिन होता है ना, ये तद्भव होता है, लेकिन क्षण होता है ये तत्सम होता है। तो सभी सब तत्सम पूछे तो तत्सम, सॉरी तद्भव पूछे तो तद्भव सारे के सारे कौन से होंगे, तो हरक और छीन हो जाएगा। ठीक है, हरक है ये हरक है, हर्ष से बना है यह, ठीक है ना, हर्ष से हरक बना है ये। तो तद्भव उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है भाई ये। हाँ जी, अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? बताओ भाई, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? ये जो उर्दू है, कमाल है, कमीना है, ये जो दातून शब्द है ना, ये दातून देसी भाषा का शब्द है, क्षेत्रीय शब्द जो अपने बोला जाता है जिसको, ठीक है। दातून अपने विदेशी भाषा का शब्द नहीं। बाकी तीनों के तीनों विदेशी भाषा के शब्द। बोलता ना कमीनो, ओ कमीने, तो कमीने कौन सी भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में, थर्ड ग्रेड में मुख्य तौर से ये प्रश्न पूछे जाते हैं भी, तत्सम तद्भव। आपको बता दूं कि एक बात और, नई बात बता दूं कि ये जो सब इंस्पेक्टर है इसमें तो अर्ध तत्सम शब्द भी लग गए हैं। वो अर्ध तत्सम शब्द है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? ईमानदारी से अगर बताऊं तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी से बताऊं तो ये प्रश्न आपके सीधा सीधा रिपीट हो सकता है। देखो, अब इसमें पहले तो जो संज्ञा शब्द छांटने हैं, उसके बाद में वो कौन सी संज्ञा है ये छांटना है। देखो, तो इसमें क्या है कि एक तो ये हिमालय शब्द है, ये संज्ञा होती है। एक ये जो गंगा शब्द है ये संज्ञा होती है। एक ये जो भाव शब्द है ये संज्ञा होती है। बाकी बहुत तेज है, ये तो अव्यय हो गया। निकलना ये क्रिया हो गई। का संबंधवाचक सर्वनाम हो गए, सॉरी ये कारक हो गए, संबंधवाची कारक हो गए। लेकिन ये देखो, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब ये जो हिमालय और गंगा दोनों है ना, ये दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई, और यहाँ भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो पहला ही उत्तर क्लियर हो जाएगा, ये पहला ही वाला ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही उत्तर हो जाएगा। देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो लिख ही लेना भाई अपने रजिस्टर में। इस प्रश्न को अपने रजिस्टर में लिख लेना, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हाँ जी, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, कोई अंडरलाइन नहीं है, आपको छांटना है इसमें कौन कौन सी संज्ञा शब्द है। देखो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखो, भाववाचक संज्ञा है, शब्द भारत, सब शब्द है ना वो भारत से बने हैं। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से में भारत भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो भारतीयता शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। ये कौन सा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और भी बता दूं मैं कौन कौन से शब्द है। ये जो भारत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये देखें तो ये गुणवाची विशेषण है। क्या बन गया, गुणवाची विशेषण। अगर गुणवाची विशेषण नहीं है तो इसको व्यक्तिवाची विशेषण भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाची विशेषण बोल सकते हैं। भारतवर्ष है तो भारतवर्ष तो क्या है कि समूह का बोध हो रहा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 10 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, भारतीयता। अब भारतीयता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। और किससे बनी भाववाचक संज्ञा है, ये गुणवाची विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाची विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। और ये भारतीय विशेषण किससे बना है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं, सीधा नहीं पूछा जाता। आजकल वो जमाना गया कि सीधा ही प्रश्न पूछा जाए कि हाँ भाई इसमें संज्ञा बताइए। अब देखो इसमें सारे शब्द एक से ही लग रहे हैं आपको। हाँ जी, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां अंत में वाना प्रत्यय आता है। जहां अंत में कौन सा प्रत्यय आता है, जहां अंत में वाना प्रत्यय आता है। वाना प्रत्यय आ जाए वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देख लो कौन से में वाना लग रहा है, देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। तो ये पढ़वाना क्या हो जाएगा, ये
प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता हो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता हो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। वाना प्रत्यय इसकी परिभाषा लिखनी चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता हो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस क्रिया शब्द के अंत में हमेशा वाना प्रत्यय आता है। ये भी आप नोट कर सकते हो जो मैंने बोला है वो। हाँ जी, आगे देखते हैं अपने 12वां प्रश्न। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग और वो भी नहीं हुआ है। देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाला प्रश्न है। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं है? अब आप याद करो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक होते हैं आप, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपको, आपकी, आपके, तुम्हें। आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस महान सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम दिल्ली कब आए थे? और आप बहुत अच्छा गाती है। देखो, अब देखने में तो ये सारे के सारे ही लग रहे हैं, लेकिन ये याद रख लेना कि जहां कोई व्यक्तित्व का नाम आए उसको रिपीट करने के लिए ये आपने शब्द आए तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है भाई। ये कौन सा होता है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से में नहीं हुआ है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। एक में कौन से में हुआ है? तो 2 नंबर वाले उत्तर में। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, देखो गुरुजी टाइम कौन दिया स्क्रीनशॉट को, तो एक बार और देख लियो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लियो अगर ढंग ले जो है तो। हाँ जी, तो मानो भाई। हाँ जी, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला जो अपने पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक विशेषण है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? कौन सा विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? विशेषण भी छांटना है अपने को और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी छांटना है। जैसे पुराना है तो पुराना, पुराना और दूसरा शब्द देखें, दूसरा कश्मीरी है। कश्मीरी किससे बना है बच्चों? कश्मीर से बना है। भला देश से बना है। ये भला तो मना ही नहीं है। ये पुराना पूरा से पुराना नहीं, पुरातन से पुराना ये अपने नहीं बन सकता। ये तो पुराना, ये तो विशेषण है, लेकिन ये स्वयं ही विशेषण है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, भारतीय जिस प्रकार बताया था वैसे ही देखो, ये कश्मीरी कश्मीर से बना है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है कश्मीर। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर 2 नंबर सही। ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं। ये कौन सी संज्ञा से बना है? ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। ये वाला कौन से बना है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। ये वाला उत्तर हो जाएगा। कितना नंबर उत्तर होगा? 13वें में 2 नंबर उत्तर होगा भाई। 13 में कौन सा होगा? 13 में 2 नंबर उत्तर होगा। हाँ जी, सॉरी। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। बच्चे सारी मिठाई खा गए, इसमें तो नहीं है भाई। श्याम केले और अंगूर खाता है, इसमें भी नहीं है। राम और श्याम घूमने जाते हैं, ये तो कर्ता 2 है, इसमें भी नहीं है। नौकर क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। किसे या किसको पिलाता है? कुत्ते को पिलाता है। देखो, ये उत्तर हो जाएगा।
जब किसी वाक्य में क्या, किसे या किसको के संदर्भ में काल्पनिक प्रश्न किया जाए, यदि उत्तर हाँ में आए तब वहां सकर्मक क्रिया होती है, हाँ के उत्तर दो आए तब वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। ये मुख्य क्रिया है, तो ये मुख्य कर्म है, और ये गौण क्रम है। ये भी याद कर लेना, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं भाई। गौण क्रम और मुख्य क्रम ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। गौण क्रम और मुख्य क्रम, मुख्य क्रम कौन सा है और गौण क्रम कौन सा है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये प्रश्न। हाँ जी, क्या है कि अभी जो ये मैं जिस ऐप से पढ़ा रहा हूं ना, ये ऐप अभी इंस्टॉल की है, नई एप्लीकेशन है। जैसे पहले तो नोट 3 नोट 5 पे पढ़ाते थे, एक नया एप्लीकेशन है ये, इसमें अपने पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण अचानक, दूर, आज, तथा। देखो, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है ना। जैसे वह अचानक चला गया, वह दूर चला गया, वह आज चला गया, वह तथा चला गया। तथा होता है क्या? तथा समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। याद कर लेना, पेपर में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कितना इसको सरल बना दिया, लेकिन पेपर में तो आए तो बोले कि सर ये तो बहुत टफ है यार, कैसे है पता नहीं, लेकिन कितना सरल प्रश्न है, देखो कितना ही सरल प्रश्न है। अब आप तैयारी करोगे, अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही सही हो जाएंगे भाई। एकदम आसान भाषा में प्रश्न है ये, एकदम सरल हो जाएंगे। हाँ जी, अपने 16 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय का किंतु, लगातार, अभी अभी, और एक है शाबाश। कौन सा है? शाबाश। तो ये शाबाश क्या हो जाएगा? शाबाश तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, यही तो उत्तर होगा। 16 में 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। 16 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? 16 में 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा भाई। 16 में कौन सा है? 16 में 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। तो सरल ही है, 16 में 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। 17वां देखते हैं। 17वां है, निम्नांकित में से कौन सा समूचे बोधक अव्यय शब्द नहीं है। समूचे बोधक अव्यय शब्द देखें तो क्योंकि, यहां वहां की, परंतु, यहां वहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां, समुच्चय बोधक काव्य शब्द। 17वां समुच्चय बोधक शब्द, ये कौन सा हो जाएगा? ये संबंध बोधक काव्य शब्द हो जाएगा। अगर संबंध बोधक काव्य शब्द नहीं होगा, अगर कोई क्रिया के साथ पूछा जाए तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। यहां बाकी सारे के सारे कौन से हैं? समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि, की और परंतु कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। बाकी सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। यहाँ या तो संबंध बोधक, हमारे यहाँ संबंध बोधक, ठीक है, वह यहाँ पढ़ता है, ठीक है, वह यहाँ पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हाँ जी, अपने अगला पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा निपात नहीं है। निपात के लिए महत्वपूर्ण है कि निपात को ऐसे याद कर सकते हो, ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, महज, भर। ये 8 प्रकार के ही निपात होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं ये 8 प्रकार के ही निपात होते हैं। तो 8 प्रकार के ही पूछे जाएंगे। तो ही आ गया, भी आ गया, तक आ गया, मैं नहीं, ये क्रिया दूसरी निपात नहीं है। ये 8 प्रकार के हैं, ये 8 प्रकार के याद कर लेना भाई, ठीक है, ये 8 प्रकार के इनको याद कर लेना। 19वां प्रश्न, वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य वाक्य में कर्ता
कर्म के बाद आता है, सामान्य वाक्य में कर्ता कर्म के बाद आता है, ठीक है, कर्ता तो कर्म है वो कर्ता के बाद आता है, सॉरी, हाँ सही है ये तो। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले लगाया जाता है, वह क्रिया विशेषण क्रिया के पहले लगाया जाता है, जैसे वह यहां पढ़ता है तो पढ़ने के पहले यहां लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया के पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया से पहले आती है। वह पढ़ते ही चला गया, वह खाना खाकर चला गया, तो चला गया ना, उसके पहले ये पूर्वकालिक क्रिया आएगी, ये भी बिल्कुल सही है। द्विकर्म क्रिया में मुख्य क्रम पहले और गौण क्रम बाद में आता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं उदाहरण बताया था ना द्विकर्म क्रिया वाला, उसमें गौण क्रम तो पहले होता है और मुख्य क्रम बाद में होता है भाई। ये देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निशान भी लगाया था, गौण क्रम इधर है, मुख्य क्रम है उधर है। देखो द्विकर्म क्रिया में मुख्य क्रम पहले आता है और गौण क्रम बाद में आता है, ये गलत कथन है भाई। गौण क्रम पहले आता है और मुख्य क्रम बाद में आता है, ये वाला उत्तर होता है। इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको आप वाक्यों के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, 20वां प्रश्न देखते हैं। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, यह दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है ये कौन सा वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है। ये विधानार्थक, इच्छावाचक या फिर आज्ञार्थक नहीं है। ये कौन सा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं, ऐसे याद की। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं? वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। बहुत ही सरल है। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो संकेत अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य होते हैं? संकेतवाचक वाक्य होते हैं। हाँ जी, अगला देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा होता है जिसमें श्रमिक और कृषक दिन रात मेहनत करते हैं? ये तो सरल वाक्य है, यही संयुक्त वाक्य है भाई। ये अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए थे, ये किंतु लगने के कारण संयुक्त वाक्य है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ये तो कौन सा वाक्य है? ये तो मिश्र वाक्य है। यदि विद्वान गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये भी कौन सा वाक्य है? तो ये भी मिश्र वाक्य है। पूछा गया है संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो 1 नंबर उत्तर वाला ही संयुक्त वाक्य होगा भाई। 1 नंबर उत्तर वाला ही संयुक्त वाक्य होगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 22वां प्रश्न है। देखो 22वां प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 22वां प्रश्न कौन सा है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण देखो, सर्व प्लस में ईक्षण बनने से, ये तो सर्व प्लस में ईक्षण बनने से ये तो गुण संधि हो जाती है। यहाँ अभीप्सा, अभी प्लस में ईप्सा लगने से ये तो दीर्घ संधि हो जाती है। ये सदा प्लस में एव लगने से ये सदैव हो जाता है। और ये कौन सी संधि हो जाती है? ये वृद्धि संधि हो जाती है। ये महा प्लस में उदय लगने से ये महोदय हो जाता है। ये कौन सी संधि हो जाती है? ये तो गुण संधि हो जाती है। 3 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। 3 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न है। वृद्धि संधि का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? 3 नंबर वाला। बाकी तीनों ऑप्शन भी मैंने बता दिए कि कौन कौन से इसके उत्तर होंगे। ये क्लास आप शेयर जरूर करना भी, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी इस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है भाई। हाँ जी, अगला देखते हैं। जब मैं दिल्ली गया था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? इसमें किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? 23वां प्रश्न, इसमें किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? तो इसमें ये क्रिया विशेषण पर आधारित क्रिया विशेषण का उपवाक्य है भैया। ये कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ये कौन सा उपवाक्य है? यह क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कौन सा वाक्य है? तो ये जब तब आए ना, तब क्रिया विशेषण आता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर।
24वां प्रश्न है मातृनुमति। मातृनुमति शब्द में कौन सी संधि? इसका संधि विच्छेद होता है मातृ प्लस में अनुमति। मातृ प्लस में अनुमति से ये मात्र अनुमति शब्द बनता है। अब मातृ प्लस में अनुमति से मात्र अनुमति बनता है। री के बाद में देखो, ये री के बाद में कभी भी एस मान स्वर आ रहा है ना, तो इसमें तो कौन सी संधि होती है? इसमें तो यण संधि हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, संधि विच्छेद भी बता दिया आपको, संधि भी बता दी। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अगर यण संधि के इससे संबंधित प्रश्न आएगा, या तो भ्रातृ से संबंधित आएगा, या मातृ से संबंधित आएगा, या फिर पितृ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये 3 प्रश्न ही होते हैं, इनसे संबंधित ही पूछे जाते हैं। याद कर लेना, ये भ्रातृ शब्द है भाई, ये भ्रातृ शब्द है, ये वाला भ्रातृ शब्द है। हाँ जी, हाँ जी, अगला देखो 25वां प्रश्न क्या है? इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है? विशेषण विशेष्य में या उपमान उपमेय में संबंध तो कर्मधारय समास में होते हैं। इसमें तो कारक चिन्ह होते हैं, इसमें प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, और इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर वाला उत्तर अर्थात कर्मधारय समास से ऑप्शन में आ जाएगा। कर्मधारय समास जो ऑप्शन में होगा वही उत्तर होगा इसका। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? पहला ही उदाहरण देखो, पदच्युत, पद से चूकना, और देश निकाला, देश से निकालना। ठीक है, तो पदच्युत मतलब पद से चूकना, एक इसका पर्यायवाची विष्णु भी होता है, ये भी याद कर लेना बच्चों। पदच्युत का अर्थ क्या होता है? तो विष्णु होता है इसका पर्यायवाची। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, लेकिन विद्या के लिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। विवाह से इतर हो जाएगा, लेकिन राजा की माता समन तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन में वास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन दया से आर्द्र, दया से भीगा हुआ, इसमें दया, दया आर्द्र, दया, दया से आर्द्र, दया से आर्द्र हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जुड़ना, संबंध, जुड़ना एक प्रकार का, तो ये करण तत्पुरुष समास होता है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर 1 नंबर वाला हो जाएगा, पदांत तत्पुरुष समास का। हाँ जी, अगला देखो, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बैतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह। देख लो कौन सा उत्तर होगा। सीधा सीधा ही दिख रहा है आपको, तो कौन सा उत्तर होगा? 2 नंबर वाला उत्तर होगा। 2 नंबर वाला उत्तर होगा। गी प्रत्यय है इसमें। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सादगी। बे उपसर्ग है, अल्प उपसर्ग है, और बे उपसर्ग है। ठीक है, इसमें अल उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है, और इसमें बे उपसर्ग है। ये वाला नोट कर लो भाई। हाँ जी, नोट कर लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। हाँ जी, अगला देखो 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तदित प्रत्यय क्या होते हैं? तदित प्रत्यय वो होते हैं जिसके, जो किसके अंत में लगते हैं? संज्ञा के अंत में लगते हैं, सर्वनाम के अंत में लगते हैं, या फिर विशेषण के अंत में लगते हैं। वो कौन से प्रत्यय होते हैं? वो तदित प्रत्यय होते हैं। जैसे बुरा है, ये वाला ही उत्तर हो जाएगा। बुरा किससे बना है? बुरा से बुराई बना है, और बुरा क्या होता है? विशेषण होता है। अब ये देखो, ये सीलना है, ठीक है, ये सीलना है, ये लड़ना है, और ये कटना है। ये तीनों के तीनों कौन से है? तो ये कौन से है? कृदंत प्रत्यय है। 1 नंबर वाला कौन सा हो जाएगा? तदित प्रत्यय वाला हो जाएगा। क्यों है तदित प्रत्यय? क्योंकि ये विशेषण के अंत में लगता है। तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, वो तदित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं वो तदित प्रत्यय होते हैं। 29वां प्रश्न देखो, इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। देखो
क्या हो जाएगा 29वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 29वें में कौन सा हो जाएगा? 29वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ए नार, ए नार थोड़ी होता है, जो नार न हो वो अनार थोड़ी होता है। अनार तो अपने आप में मूल शब्द है। बाकी सब इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, याद कर लेना, उद उपसर्ग नहीं होता। ये तत् है और यहाँ ये दो उपसर्ग लग रहे थे, दो उपसर्ग मैंने बता दिए। ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि इसमें से दो उपसर्गों वाला उदाहरण छांटिए, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तब कौन सा उत्तर करते हैं आप? 3 नंबर वाला उत्तर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, राघव तो रघु शब्द के अ प्रत्यय लगने से बना है। पांडव पांडु के अ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है। गायक गई के अक प्रत्यय लगने से गायक बनता है। यहाँ अक प्रत्यय लग रहा है, तो तीसरे में कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरे में 2 नंबर वाला ही उत्तर हो जाएगा। सर्प के अ प्रत्यय लगने से, अ प्रत्यय लगने से सर्प बना है ये। ठीक है। ये तो सर्प में भी अ प्रत्यय, लेकिन गायक में कौन सा प्रत्यय? देख लो, गायक में कौन सा अक प्रत्यय, कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? देख लो, अयादि संधि होती है भाई, अयादि संधि होती है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक प्रत्यय है। हाँ जी। पांडव और राघव है, ये दोनों के दोनों याद कर लेना। पांडव, राघव, यादव, दानव, लाघव, ये सारे के सारे इसमें अ प्रत्यय होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची है मतलब मिले हुए पर्यायवाची है। हाथ, पानी, लेकिन ये करी का मतलब हाथी हो गया। ये हाथ के पर्यायवाची है, ये हाथी का पर्यायवाची है। कर्ण, कान, रदन का मतलब दांत हो गया। मेंढक, दादुर, मंडूक, ठीक है, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची है। दूध पय तो ये ठीक है, लेकिन रसना का अर्थ जीभ हो गया। और ये तीनों के तीनों पर्यायवाची किनके? मेंढक के पर्यायवाची है। मेंढक, दादुर, मंडूक तीनों एक ही शायद, तो इसके उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर है 3 नंबर वाला हो जाएगा। बाकी जो अलग है वो कौन कौन से? जैसे कर्ण, कान का पर्यायवाची यही, हाथ का पानी है ही, दूध का पेय होता है, लेकिन रसना नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ रदन का दांत होता है, और करी का मतलब हाथी होता है, कीर का मतलब तोता होता है, याद ये भी कर लेना। ठीक है, कीर का मतलब तोता होता है, करी का मतलब हाथी होती है, हाथी होता है, कर का मतलब हाथ होता है। ठीक है ना, कर का मतलब क्या होता है? तो हाथ होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद में। हाँ जी, थोड़ा रुको, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो सभी के सभी पर्यायवाची कौन से हैं? तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें सभी के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द सेम है। हाँ जी, 32वां ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? ग्रह का अर्थ नक्षत्र, गृह का मतलब घर, सही है ये तो। नर का मतलब पुरुष, नार का मतलब स्त्री। हाँ जी, नर का मतलब पुरुष, नार का मतलब स्त्री, ये भी सही है बिल्कुल भी। ठीक है, दिन का मतलब दिवस, दीन का मतलब दयनीय, ये भी सही है। प्रेषण का मतलब भेजना, प्रेक्षण का मतलब है देखना, ये उल्टा है, ये उल्टा है। प्रेषण का मतलब भेजना होता है, और प्रेक्षण का मतलब है देखना होता है, ये उल्टा हो गया। सॉरी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 32वें में कौन सा हो जाएगा? 32वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा अभी। 32वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखते हैं। निम्न से लिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? उचित, अनुचित, उपकार, अपकार, आरोह, अवरोह, विज्ञ और अभिज्ञ। ये विज्ञ का विलोम शब्द है। आपको बताऊं कि विज्ञ का विलोम शब्द अविज्ञ होता है, और इस अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। ये जो अनभिज्ञ शब्द है, इसमें 2 उपसर्ग है, ये भी याद कर लेना। एक तो अन उपसर्ग है,
और एक अभी उपसर्ग है। इसमें मूल शब्द है ज्ञ। ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों उपसर्ग हो रहे हैं। याद कर लेना इसको अच्छे ढंग से, ये पूछा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। ये जो अनभिज्ञ शब्द है ना, ये अभी का अभी थोड़े दिन पहले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था इसको। ये वाला आप पढ़ लेना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अगला 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या कहता है? माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या होता है? माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या होता है? माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। रति तो बराबर का प्रेम होता है, करुणा दया का भाव होता है, वो करुणा होता है। लेकिन 3 नंबर वाला ऑप्शन है, ये होता है वात्सल्य रस। लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? वात्सल्य रस लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सूरदास। वात्सल्य रस में, वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके, वो 1 नंबर वाला ही है। 3 4 नंबर 2 3 4 अपने ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो बात है जैसे केबीसी में उस बच्चे ने कहा था, ऑप्शन मत दो, सीधे बताता हूँ बिना ऑप्शन के। जिसे मापा न जा सके वो अप्रिमेय होता है। तीसरा चौथा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अप्रतिभ, एक कृत्रिम, विकल्प, ये तो तीनों ही नहीं होते। ये तो सीधे से ही दिख रहे हैं। देखो तीनों। अगला देखो 36वां प्रश्न। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द है वो हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है? हंस का अर्थ आत्मा होता है, हंस का अर्थ पक्षी विशेष होता है। हंस का मतलब है हिंसा नहीं होता भाई। हंस का मतलब है हिंसा नहीं होता। हंस का मतलब सूर्य भी होता है। हंस का एक अर्थ है सूर्य भी होता है, लेकिन हंस का अर्थ है हिंसा नहीं होता। हंसलो उड़ चलियो परदेश, हंसलो उड़ चलियो परदेश। हंसलो मतलब है हंसा वो चला गया, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चली गई। ये भजनों में आता है ना, आत्मा होता है इसका अर्थ। 37वें में देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? ये अशुद्ध है। या तो ये मधुरता होता है, या ये माधुर्य होता है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है। और ये ज्योत्सना शब्द है। ज्योत्सना शब्द ये मंत्रित्व। ये जैसे 37वां जो ऑप्शन है, 37वें में ये जैसे ज्योत्सना शब्द है, ये भी शुद्ध है भाई। ज्योत्सना में से पूरा होता है, बिल्कुल सही बात है ये। सॉरी, ये ज्योत्सना है, इसमें से आधा होता है, ये ज्योत्सना होता है। ये वाला उत्तर सही है। 37वें में कौन सा हो जाएगा? 37वें में 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। मंत्री तो बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सारे के सारे शुद्ध शब्द मैंने लिख दिए हैं। ज्योत्सना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आधा से आता है इसमें हमेशा। इसमें कौन सा से आता है? आधा से आता है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। शुद्ध मैंने साथ साथ में लिख दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं बच्चों? स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आपके पेपर में कोई प्रश्न आए तो आप उसको हल कर दो। अब स्क्रीनशॉट क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं? अरे बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट के लिए इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, जब भी आप बस स्टैंड पे बैठे हो, जब भी आप कोई रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, पीजी में फ्री बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल चलाने से बढ़िया इन स्क्रीनशॉट को देखा करो, इनको पढ़ा करो, इसका उत्तर देखा करो, टाइम स्पेंड किया करो। आपके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट को ही पढ़ना है, स्क्रीनशॉट को नहीं पढ़ना। जब भी आप फ्री टाइम में हो, जब आप खाना खा रहे हो तो स्क्रीनशॉट देख लो भाई। खाना खा रहे हो तो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन कई बार वीडियो नहीं देख पाते तो ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ। हाँ जी, सभी शब्द है वो, सभी शब्द शुद्ध शब्द है। अत्योक्ति, गौरव, भर्त्य, महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, विपन्नवस्था, विपन्नवस्था, परितोषिक, स्वावलंबन,
प्रज्वलित, गत्यवरोध और ब्रह्मा। अब देखो ये अत्योक्ति नहीं होता, ये तो अत्युक्ति होता है। गौरव बिल्कुल सही है, ठीक है। बरते ये वाला शुद्ध होता है। भ्रत्य नहीं होता, ये भरते होता है। ये महात्म्य बिल्कुल शुद्ध है, जिह्वा बिल्कुल शुद्ध है, अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध है भैया। ये विपन्न अवस्था बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये परितोषिक नहीं होता, ये पारितोषिक होता है। ये पारितोषिक होता है। ये स्वावलंबन बिल्कुल शुद्ध है, ये प्रज्वलित शुद्ध नहीं होता भैया। ये प्रज्वलित होता है, जैसे प्रज्वलित लिखा हुआ है वैसे शुद्ध होता है। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? 2 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये गत्यवरोध बिल्कुल शुद्ध है, ये ब्रह्मा बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन कौन से सभी शब्द शुद्ध किस में आएंगे? तो 2 नंबर वाला ऑप्शन में सभी के सभी शब्द शुद्ध आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़ते अपने आगे। हाँ जी, अपने जो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है वो है 39वां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, यह चीज आप उन्हें दीजिए। वहां बहुत से लोग बेहाल पड़े थे, वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। वे गुनगुने पानी से स्नान स्नान करते हैं। वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आत्मसम्मान बचाना चाहते हैं, आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती। वे अपने हाँ सॉरी, देखो अपना और आत्म एक ही चीज होती। वे अपने सम्मान की रक्षा चाहते हैं या फिर वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। ये वाला उत्तर ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सारे के सारे शुद्ध है बच्चों, बाकी सारे के सारे शुद्ध है। कौन सा? अपने और आत्म दोनों में से अंतर हो जाएगा, तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। का शुद्ध क्या हो जाएगा? वे आत्म सम्मान की रक्षा चाहते हैं या फिर वे अपने सम्मान की रक्षा चाहते हैं। ये कौन सी अशुद्धि है? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। ये कौन सी अशुद्धि है बच्चों? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है भैया, नोट कर लेना इसको। ये कौन सी अशुद्धि है? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चालीसवां प्रश्न देखिए। हाँ, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मराठी की लिपि देवनागरी है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। देखो 40वां बताओ भाई। 40वें में, तो 40वें में मराठी की लिपि देवनागरी है या मराठी देवनागरी की लिपि है, ऐसे नहीं हो सकता। ये वाला शुद्ध हो जाएगा। सौभाग्याकांक्षिणी होता है अभी ये तो। ये सौभाग्याकांक्षी नहीं होता है। कोहिनूर अमूल्य हीरा नहीं होता, बल्कि बहुमूल्य हीरा होता है भाई। हाँ जी, यह मेरा ही हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि यह तो मेरे ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर हमेशा किस में आते हैं? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आते हैं, ठीक है। हाँ, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आते हैं। क्लियर है सबको अच्छे ढंग से? हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहां अशुद्धि हो रही है वहां मैंने शुद्ध करवाया कि कौन कौन सी अशुद्धि हो रही है, कहाँ कहाँ शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, ये जो पद्यावतरण के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न अपने छोड़ देते हैं। अविरत सुख दुख से तात्पर्य क्या है? अविरत सुख दुख से तात्पर्य क्या है? तो लगातार देर तक बने रहने वाली दुख की अवस्था, इसको अपने छोड़ देते हैं। ये प्रश्न है। हाँ, सब और कष्ट ही कष्ट होना 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है, सब और कष्ट ही कष्ट होना अर्थ के लिए कौन सी उपयुक्ति
आगे कुआ और पीछे खाई, ये वाला उत्तर सही होगा। आगे नाथ ने पीछे पगहा, आ बेल मुझे मार, ये भी नहीं है। अगला भी देख लेते हैं अपने। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये भी अपने नहीं है। अगला देखो, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ कौन सा होता है? एक आंख से देखना, समान भाव रखना, कपट भरा व्यवहार रखना, काना होना, अधूरा उपकार करना। तो 44 में क्या हो जाएगा? समान व्यवहार से देखना, ये वाला मतलब। एक आंख को देखा है सारा ने, एक आंख को देखा है मतलब है सारा ने बराबर नजरों देखा है। ठीक है, बराबर नजरों से देखता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। 45वां, तो पहले 45वां प्रश्न है, इसकी शुरुआत होती है कहां से होती है? 343 अनुच्छेद से ही होती है। और 343 अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, संघ की राजभाषा सॉरी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये बात 343 अनुच्छेद में कही। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है भाई। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके भाषा विज्ञान से संबंधित पूछा जा सकता है। अब मेरी आशा युवाओं से निबंध के आधार पर, ये निबंध वाले प्रश्न आ गए। निबंध वाले प्रश्न अपने छोड़ते हैं, क्योंकि निबंध वाले प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पुराने हो गए, सिलेबस से हट गए। छोटा जादूगर, ठीक है। इसके अलावा नल की अरु नल, नीर की बिहारी की, पूजन काव्यांश है, मेरा हंसना, जल्दी रोना, ये भी अपने सिलेबस से नहीं है। तो अपने सिलेबस से नहीं है, जो अब अपने काम की बात नहीं है, वो सारे के सारे छोड़ देते हैं। हाँ जी, सूर समर करनी। जयशंकर प्रसाद ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया? हाँ, सूर समर करनी कहीं, ये वाला उत्तर कर लेते हैं अपने। जो अपने महत्वपूर्ण है वो अपने कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो सिलेबस में ही नहीं है अपने, तो वो अपने क्यों याद करें भाई, जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो सूरदास प्रभु सरबस ल्यूटो, ये तो अपने सिलेबस में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूर समर करने करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कहीं प्रतापू। उक्त पंक्तियां किसकी है भाई? उक्त पंक्तियां किसकी है? ये 53वां प्रश्न है, उक्त पंक्तियां किसकी है? तो 53 में कौन सी, इस किसकी पंक्तियां? ये तुलसीदास की पंक्ति है। ये कहां से है? ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियां है। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना, उसकी ये पंक्तियां है कि जो योद्धा होते हैं वो समर में ही करनी दिखाते हैं, किसी को कहते नहीं है। और जो कायर होते हैं ना, वो रण में तो भाग जाते हैं, रण से तो भाग जाते हैं, और अपना प्रताप बाद में प्रताप दिखाते हैं। ये पंक्तियां लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को, वो वाला पद है ये। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली गई है? तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई। हाँ जी, हाँ, जयशंकर प्रसाद ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया, इंदु पत्रिका का। हाँ जी, अगला देखो, क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित में से कौन सी कविता नागार्जुन की है? ये अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, प्रेमचंद के मरणोपरांत उनकी कहानियां किस कहानी संग्रह से प्रकाशित हुई थी? 56वां प्रश्न है। प्रेमचंद के मरणोपरांत प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई थी? 8 भागों में, मैं आपको हिंट देता हूँ, 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से प्रकाशित हुई थी? बता सकते हो आप किस नाम से प्रकाशित हुई? किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? बताओ भाई, किस नाम से प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में? 8 भाग में प्रकाशित हुई थी। 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। इस नाम से, मानसरोवर नाम से, प्रेमचंद के मरणोपरांत। मरणोपरांत अर्थात जब प्रेमचंद का देहांत हो गया, तब ये कहानियां प्रकाशित हुई थी। क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित लोक संत पीपा नामक पाठ के आधार पर पीपा का जन्म किसे माना जाता है? वैसे भी ये जीके के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पीपा जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो पीपा जी की जन्मस्थली तो गागरोन दुर्ग है, तो गागरोन दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, पीपा जी का जन्म है गागरोन दुर्ग में। सुंदर सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, ये तो अपने सिलेबस में नहीं है। आर्य स्त्रियां कविता मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है? ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है? कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है? तो ये भिक्षुक कविता निराला द्वारा रचित है। ठीक है, पेट पीट दोनों है, एक है चल रहे लकुटिया टेक, पर्वतीय प्रदेश में पावस अनक अनल किरीट। पर्वतीय प्रदेश में पावस तो किसकी है? ये तो सुमित्रानंद पंत की है। अनल किरीट किसकी है? तो ये पर्वतीय प्रदेश में पावस सुमित्रानंद पंत की। अनल किरीट किसकी है? तो ये तो रामधारी सिंह दिनकर की ये भिक्षुक कविता है। यही उत्तर हो जाएगा। अपने 60 प्रश्न कर लिए, 60 ही कर लेते हैं। अपने बाकी के प्रश्न है 150 में से, बाकी के प्रश्न है वो अगले वीडियो में कर लेंगे।
ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा अपने पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना भाई। महत्वपूर्ण बात मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले लिखनी चाहिए थी, अब लिख रहा हूँ। ये पढ़ाई संसार ऐप है, ये डाउनलोड कर लेना। इस पे आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड हो जाएंगे भाई। इस पे आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी वीडियो कंटेंट चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे करवा नहीं पाता, मेरी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के तहत मैं ये यहाँ यूट्यूब पे करवा नहीं सकता, तो मैं पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पे करवा रहा हूँ, यहाँ प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो जरूर शेयर करना भी लोगों में, ठीक है ना। धन्यवाद।